अस्सलाम वालेकुम। हमारी डिस्कशन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे स्टार्ट हुई थी और इंट्रोडक्टरी लेवल नॉलेज हम ले रहे थे और कल हमने जो बात शुरू की थी दैट वाज फ्रॉम कॉस्ट कि कॉस्ट क्या है बिजनेस में और बिजनेस की कॉस्ट को कितने अंदाज में हम तकसीम कर सकते हैं। मतलब सेम कॉस्ट पूल हमें लिस्ट दे दी जाए 30, 40, 50 खर्चों की, उन खर्चों को कितने तरीकों से हम तकसीम कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन या तकसीम बाय एलिमेंट, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, 3 कैटेगरीज में इस तरह बांट सकते हैं। उन्हीं खर्चों को चाहे तो बाय फंक्शन, प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन में बांट सकते हैं और आगे भी हमने बात करनी है। ये तकसीम ऐसे ही है जैसे आपको कहा जाए भाई ये एक क्लास की पॉपुलेशन है, एक्सपेंसेस की बजाय बिजली, गैस, पानी, ये क्लास की पॉपुलेशन है, इसको तकसीम करना है। तो तकसीम करने की कई बेसिस बनाई जा सकती हैं। एक बेस बाय जेंडर हो सकता है, अभी जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं बाय एलिमेंट, तो क्लास की तकसीम बाय जेंडर हो सकता है, मेल फीमेल, इस तरह तकसीम किया जा सकता है। बाय एज हो सकता है, भाई इस सर्टेन एज से ऊपर वाले इस तरफ, इस सर्टेन एज से नीचे वाले इस तरफ। बाय हाइट हो सकता है कि भाई इस हाइट से ऊपर वाले इस तरफ, इस हाइट से नीचे वाले इस तरफ। सो देयर आर डिफरेंट वेज टू डिवाइड द सेम पॉपुलेशन। तो ये भी वही बात हो रही है, भाई सेम खर्चे हैं, हम चाहे तो इस तरह तकसीम कर लें, चाहे तो इस तरह, चाहे तो इस तरह, चाहे तो इस तरह। और ये सारी टर्म जो यहाँ डिस्कस की जा रही है आगे चल के हमारे काम आने वाली हैं। तो हमने बाय एलिमेंट पे बात की, 3 एलिमेंट्स, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। बाय एलिमेंट, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। एनी क्वेश्चन, किसी बच्चों को इस तकसीम में किसी टर्म पे कोई गाइडेंस हेल्प चाहिए। एक चीज बेटा मैंने आपको शुरू में बताया था कि रेगुलरली आपने पढ़ना है, जो आपको क्लास में डिस्कशन हुई। अभी तो हम बड़ा स्लो बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के थोड़ी नॉलेज जैसे जैसे ऐड होता जाएगा तो यू मस्ट गो एंड रिवाइज रेगुलरली। और जो क्वेश्चन आपके हों यू मस्ट आस्क इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में क्वेश्चन आपने जरूर पूछने हैं। और क्वेश्चन चलते हुए भी कोई चीज आपको समझ नहीं आई, यू मस्ट रेज योर हैंड। ये आदत आपने अपनानी है बेटा। अगर आप हाथ नहीं खड़ा कर रहे, आप मुझसे सवाल नहीं पूछ रहे, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि आपको समझ आता जा रहा है, ठीक है। और वो अगर आपको नहीं आ रहा तो गलत बात है, आप अपने साथ ज्यादती करेंगे, ठीक है। सो यू मस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। लेकिन उसके लिए ये जरूर इंश्योर करना है बेटा कि क्लास में अटेंटिव होकर बैठना है, बातें सुननी है। अक्सर बच्चे वो सुन रहे होते नहीं है। तो मैंने बताया भाई ये एसी सफेद रंग का है, तो एकदम सर उठता उनका, सर ये एसी किस रंग का है? तो भाई अभी तो बोला था सफेद रंग का है, किधर से आप? तो ये थोड़ा ख्याल रखना है कि भाई जागते रहना है, सोना नहीं है। तो अटेंटिव रहें क्लास में और सुनते रहें बातें, और जो चीज़ समझना है पूछिए। कोशिश यही करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर अंदाज में चीज़ें एक्सप्लेन करके समझाई जाए और सही अंदाज में बताई जाए। और फिर हमने जी क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन पढ़ा था। क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन में हमने कहा था जी कॉस्ट के 2 बड़े ग्रुप बनते हैं, एक प्रोडक्शन कॉस्ट और एक नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। नॉन प्रोडक्शन में फर्दर भी ग्रुप्स हैं, लेकिन हम उनकी डिटेल में नहीं जा रहे अभी हम। तो हमारा मेन फोकस तो रहने वाला है कॉस्ट काउंटिंग में प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर। प्रोडक्शन कॉस्ट को हमने फैक्ट्री कॉस्ट का नाम भी दिया था, और उसके डिफरेंट मैंने फैक्ट्री का आपसे एक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, जिसमें मैंने कहा थी इसमें रॉ मटेरियल स्टोर भी होता है, उसके खर्चे भी आ जाएंगे, इसमें प्रोडक्शन हॉल के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके लोगों के खर्चे आएंगे, इसमें आपका स्टोर एंड स्पेयर डिपार्टमेंट होगा, इसमें आपका फैक्ट्री मैनेजर बैठा होगा, इसमें आपका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हो सकता है, कैंटीन होगी। उन तमाम डिपार्टमेंट्स के खर्चे जो फैक्ट्री पैरामीटर उस बाउंड्री के अंदर हैं, जो प्रोडक्शन फैसिलिटी को फंक्शनल रखने में रोल प्ले कर रहे हैं किसी भी कैपेसिटी में, वो उनके खर्चे हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट में आते हैं। और हेड ऑफिस के जितने भी फंक्शन हैं उनके खर्चे हमारे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में आते हैं। फर्दर सब डिवाइड जरूर हो रहे हैं, लेकिन वो हम आगे चलेंगे, साथ साथ बात करते जाएंगे जहां हमें जरूरत पड़ेगी। देन वी डिड सम एक्टिविटीज। कॉस्ट की क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन की हमने कुछ एक्टिविटीज की थी। तो एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, इन्हीं एक्टिविटीज को मैं जरा थोड़ा सा एक और अंदाज से आपसे करता हूं। मैं इनके जवाब यहाँ खत्म करता हूं
और मैं कहता हूं भाई अब हम इनको बाय एलिमेंट करें, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। ये हम जरा बाय एलिमेंट इनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो ओवरऑल फॉर मशीन वर्कर, ओवरऑल क्या होता है भाई पता है? कोट, वर्कर का कोट। तो वर्कर का कोट क्या है? उसकी सर्विसेज की तनख्वाह है क्या? वर्कर का कोट, कैन यू होल्ड इट? पकड़ सकते हो कोट को? तो इट इज अ कमोडिटी, इट इज मटीरियल। जी बेटा ओवरऑल का मतलब मैंने बताया वर्कर का कोट, ये समझ आ गया? वर्कर के कोट को हम ओवरऑल कहते हैं। और अब हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है? जो अमाउंट हम स्पेंड करते हैं किसी कमोडिटी के ऊपर। कमोडिटी क्या है? फिजिकल आइटम। तो कोट इज अ physical item, you can hold it, you can hang it, you can wash it, you can use it, you can reuse it. This is a commodity. Material है ना भाई, है physical item is material. तो हमारा ओवरऑल जो मशीन वर्कर ने पहना है वो हमारी कमोडिटी है। चले मैं ले आता हूँ, चले इसको यहीं पे बात करें। मशीन वर्कर की सैलरी वो क्या होगी? लेबर, क्योंकि लेबर की डेफिनेशन क्या है? ह्यूमन सर्विसेज के अगेंस्ट जो पेमेंट की जाती है। तो मशीन वर्कर की सैलरी लेबर है, लेकिन मशीन वर्कर का कोट लेबर नहीं है, दैट इज मटीरियल। ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रिंटर कार्ट्रिज इन फैक्ट्री फिजिकल कमोडिटी है, मटीरियल। सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर लेबर है। सैलरी ऑफ पेरोल सुपरवाइजर लेबर है। रेंट ऑफ वेयर हाउस फॉर स्टोरिंग गुड्स एक्सपेंस, बिल्कुल ठीक है जी, ये एक्सपेंस है। लोन इंटरेस्ट एक्सपेंस है। सैलरी ऑफ फैक्ट्री गार्ड लेबर है, बिल्कुल ठीक हो गया जी। इसी अंदाज में ये आगे मजीद हमारी बाइफिकेशंस हैं। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट एक्सपेंस है जी, बिल्कुल ठीक हो गया। सैलरी ऑफ चेयरमैन पीए लेबर होगी। रोड टैक्स एक्सपेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट फी एक्सपेंस है। सेल्समैन कमीशन ह्यूमन सर्विसेज के अगेंस्ट पेमेंट। सेल्समैन की कमीशन है। सेल्समैन को कमीशन किस चीज की मिली? कि उसने सेल्स ऑर्डर हासिल किए, ये उसकी जॉब है। जॉब करने के बदले में उसको रिवॉर्ड जो दिया जाएगा सर्विस के अगेंस्ट, दैट इज लेबर। ठीक है, हमने बेसिक डेफिनेशन ज़हन में रखी हैं। फिजिकल कमोडिटी हासिल करने के लिए बिजनेस पे जो पैसा लगा वो मटेरियल हो गया। ह्यूमन सर्विसेज के अगेंस्ट जो पेमेंट की गई वो कमीशन की मद में है, सैलरी की मद में है, वो लेबर है। ठीक है, और जो कॉस्ट इन दोनों में क्लासिफाई नहीं हुई वो एक्सपेंसेस में चली गई। जी बेटा। सर अगर किसी प्रोडक्शन वर्कर को उसकी जो सैलरी है वो हम गुड्स की सूरत में दें तो उनकी कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड करेंगे? उनकी कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके साथी का सवाल है। मैं सवाल अक्सर रिपीट कर दिया करूंगा क्योंकि ऑनलाइन बच्चों को सवाल की आवाज़ नहीं जाती। कि साथी का सवाल है कि अगर हम के वर्कर को रेम्यूनरेशन हम दें इन शेप ऑफ गुड्स, तो जो रेम्यूनरेशन इन शेप ऑफ गुड्स दिया जा रहा है क्या वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होंगे? तो भाई प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम वो तमाम चीज़ें लेते, वो तमाम खर्चे लेते हैं जो यूनिट्स बनाने पे लगी। तो आपने प्रोडक्शन में तो कॉस्ट लेनी है, लेकिन उसके बाद एज अ सैलरी अगर आप उसको वो कॉस्ट यूनिट्स दे रहे हो तो ये बेसिकली उसकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट, उस प्रोडक्ट्स पे कर रहे हो उसको, वो उसकी सैलरी में कंसिडर किया जाएगा क्योंकि ह्यूमन सर्विसेज के अगेंस्ट प्रोडक्ट दे रहे हो। लेकिन उस सैलरी की वैल्यू क्या है? जितनी प्रोडक्ट्स की कॉस्ट है। तो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट आपकी सैलरी की वैल्यू बन जाएगी। अच्छा जी, अब एक और बड़ी अहम क्लासिफिकेशन बाय नेचर। बाय नेचर हम कॉस्ट को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक
एक है जी डायरेक्ट कॉस्ट और एक है इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है जी, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो पहले हम डायरेक्ट कॉस्ट को डिफाइन करते हैं, और जो कॉस्ट बाय द वे डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट है। ये बड़ा सीधा सा सूल है, ध्यान में रखना, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। ये बड़ा अहम वर्ड है जी, ये भूलना नहीं है। डायरेक्ट कॉस्ट इज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन, अब यहाँ पे ना मिक्स होने शुरू हो गए हैं हम बाय फंक्शन और बाय नेचर, और साथ ही बाय एलिमेंट भी बीच में आ जाएगा, क्योंकि हम इन सबको मिला के साथ चल रहे होंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट हमने पढ़ी है क्या होती है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट का एक हिस्सा है जिसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, और उस हिस्से की कुछ खुसूसियात हैं। वो खुसूसियात क्या है? is a part of production cost that can be directly traced with accuracy to a specific cost object. Cost object से मतलब प्रोडक्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट का वो हिस्सा जो एक प्रोडक्ट पे डायरेक्टली विद एक्यूरेसी ट्रेस किया जा सके, उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। डायरेक्टली ट्रेस विद एक्यूरेसी से मुराद क्या है? डायरेक्टली ट्रेस विद एक्यूरेसी से मुराद है कि वो खर्चा इस प्रोडक्ट पे कितना लगा है। अगर हम एक्यूरेसी से किसी खर्चे को मेजर कर सकते हैं कि एक डेस्क बनाने पे कोई खर्चा कितना रुपए का लगा है, विद एक्यूरेसी अगर बता सकते हैं तो वो डायरेक्ट है। जैसे फर्नीचर वर्कशॉप की मिसाल लो, जिसमें ये डेस्क बना है, क्या अब उस फर्नीचर वर्कशॉप में इस डेस्क बनाने में क्या क्या खर्चे लगे हैं? चले एक छोटी सी लिस्ट हम बना लेते हैं, एक ब्रीफ सी हम लिस्ट बनाते हैं इस डेस्क बनाने पे क्या क्या खर्चे लगे। इस डेस्क बनाने पे खर्चा लगा एक वुड, एक खर्चा लगा इस पे पाइप, एक खर्चा लगा इस पे क्लॉथ, एक खर्चा लगा इस पे फोम, फिर जिस फैक्ट्री में ये बन रहा है उसका रेंट, फिर वर्कर की सैलरी, वर्कर प्रोडक्शन वर्कर्स सैलरी, फिर फैक्ट्री गार्ड की सैलरी, वो भी यही प्रोडक्शन कॉस्ट ही ना सारे, ये सारी प्रोडक्शन कॉस्ट में ले रहा हूँ। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर क्लीनिंग मटेरियल, क्लीनिंग क्लॉथ, सब फर्श की सफाई वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, कपड़े फर्नीचर को साफ करने के इस्तेमाल होता है। हेल्पर्स, जी बोलिए, और कैंटीन चार्जेस, चलें ये भी डाल लें, कैंटीन चार्जेस। मेरे ख्याल काफ़ी लिस्ट है, हम यहीं से बात थोड़ी सी शुरू करते हैं, इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा डायरेक्ट का। डेप्रिसिएशन ऑफ दैट मशीन, यस देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, लेकिन मैंने कहा चलें ये हमें डिफरेंशिएट करने के लिए चीज़ काफ़ी होगी, इतनी एग्जांपल काफ़ी है। बाकी लिस्ट तो प्रोडक्शन कॉस्ट के तो बहुत ज़्यादा, क्वालिटी कंट्रोल के बंदे की सैलरी है, उसके मशीनरी हैं, और स्टोर एंड स्पेस के पुर्जे हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं मशीनों में, देयर आर मैनी थिंग, लॉन्ग लिस्ट। लेकिन हम यहीं से ही इन्हीं एग्जाम्पल से चीज़ों को समझ लेंगे। हमने पढ़ा कि जिस कॉस्ट को हम विद एक्यूरेसी इस डेस्क पे मेजर कर सके, इस डेस्क पे ये कॉस्ट कितनी लगी, विद एक्यूरेसी इस डेस्क पे कितना खर्चा लगा, तो वो डायरेक्ट है। और हम प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करते हैं, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट इस डिस्कशन में नहीं आती। इस डेस्क पे लकड़ी कितने रुपए की लगी, क्या हम विद एक्यूरेसी मेजर कर सकते हैं? ये आंसर इज यस। हम आसानी से देख सकते हैं कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई, लकड़ी स्क्वायर फीट में मेजर होगी, और फिर हमने खरीदी थी, उसके रेट से ज़रब देंगे, हमें पता लग जाएगा भाई 500 की लकड़ी लगी, वी कैन मेजर विद एक्यूरेसी। तो ये भाई लकड़ी तो ये डायरेक्ट है, और बाय द वे इसको हम डायरेक्ट मटेरियल कह सकते हैं। अब इसमें साथ एलिमेंट भी ऐड कर दिया, ये नेचर आ गई, ये एलिमेंट आ गया, ये डायरेक्ट मटेरियल है ना, और डायरेक्ट मटेरियल है। अच्छा जी, ये आ जाए जी पाइप पे, इस डेस्क पे पाइप कितना लगा, क्या हम विद एक्यूरेसी मेजर कर सकते हैं? आंसर इज यस। हम इसकी लंबाई नापेंगे, पाइप रनिंग फिट में नापा जाता है, लकड़ी स्क्वायर फीट में होती है, हम इसकी लंबाई नापेंगे, कितने फिट लगा, बिल हमारे पास है, पर फिट हमने कितनी कॉस्ट पे, आसानी से कॉस्ट निकाल सकते हैं हम इसकी। तो ये भी डायरेक्ट मटेरियल है। क्लॉथ, कपड़ा कितना लगा हुआ है, मेजर किया जा सकता है, ये भी डायरेक्ट मटेरियल है। फोम कितना लगा है, मेजर किया जा सकता है, डायरेक्ट मटेरियल है। अच्छा, एक मैं आइटम और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ,
इसको अगर आपको थोड़ी सी काम की समझ है तो इस लकड़ी को डेस्क बनाने में, सबके पास डेस्क है, आप देख सकते हैं इस डेस्क के मेन जो फ्रेम है, शीट है, उसके गिर्द एक वुडन स्ट्रिप लगी हुई है जिसको हम बॉर्डर कहते हैं, ठीक है ना। ये बॉर्डर कैसे जोड़ा जाता है इस ऊपर? ग्लू से, बिल्कुल ठीक है। इस बॉर्डर को जोड़ा जाता है ग्लू से। अब ग्लू, कैन यू मेजर विद एक्यूरेसी के एक डेस्क बनाने में कितने रुपए की ग्लू लगी? इस्तेमाल हुई है यहाँ पे, लेकिन हम मेजर नहीं कर सकते कितने रुपए की लगी, क्योंकि ग्लू लगाने वाला, अगर आपने कभी फर्नीचर बनता देखा ना, तो कारपेंटर ने एक स्टिक रखी होती है, ग्लू की बाल्टी में डालता है और यूं करके फेर देता है और यूं चिपका देता है। अब वो कभी 2 ग्राम लगी भी, 4 लगी भी, 6 लगी, कोई हिसाब नहीं है, पता नहीं लग सकता हमें, हम मेजर नहीं कर सकते आसानी से। तो हम जिस केस में हम इसको देख रहे हैं, ये इनडायरेक्ट है और ये मटेरियल है। मैं साथ ही मटेरियल डायरेक्ट के साथ इनडायरेक्ट भी बात करता जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा जो कॉस्ट डायरेक्ट नहीं है प्रोडक्शन की, वो इनडायरेक्ट हो गई। अच्छा आगे चलिए, फैक्ट्री का रेंट प्रोडक्शन कॉस्ट है, क्या ये डायरेक्ट है? क्योंकि हम तो रेंट पर मंथ देते हैं ना, एक डेस्क का कोई रेंट तो नहीं दे रहे हैं, दिस इज इनडायरेक्ट। और इसमें मजीद अगर मैं बाय एलिमेंट देखूं तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। प्रोडक्शन वर्कर की सैलरी, प्रोडक्शन वर्कर से मुराद, अब यहाँ पे तुझे सुनिएगा, प्रोडक्शन वर्कर से मुराद जो वर्कर ये डेस्क बनाता है। अच्छा, अब दैट डिपेंड्स, लेट्स अज्यूम आपके प्रोडक्शन की सैलरी है, प्रोडक्शन वर्कर की सैलरी है 20,000 पर मंथ। अब तो हम पर डेस्क नहीं बता सकते ना, हमने तो कहा भाई अगर विद एक्यूरेसी पर यूनिट मेजर हो सकती है। अब अगर उसकी सैलरी पर मंथ है तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है एक डेस्क की सैलरी कितनी बताऊं, वो तो ही बनाई जाती है, अंदाजा लगाना पड़ेगा, एक्यूरेट नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी सैलरी है 1000 पर डेस्क, डायरेक्ट होगी, ठीक है। नॉर्मली प्रोडक्शन वर्कर की सैलरी डायरेक्ट ही होती है, ये चीज एक और बात समझिएगा, नॉर्मली प्रोडक्शन वर्कर की सैलरी डायरेक्ट ही होती है, लेकिन एग्जामिनर कॉस्ट को उसकी नेचर बदल के इनडायरेक्ट भी बनाता है बात का। जैसे नॉर्मली रेंट इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि रेंट तो पर मंथ देते हैं, लेकिन हो सकता है आपको सवाल आए, उसमें आपको कहा जाए कंपनी का रेंट एग्रीमेंट है 50 रुपए पर डेस्क, डायरेक्ट हो गया। तो भाई रेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं है, एक्सपेंस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं होता, एक्सपेंस की नेचर हमें बताएगी, हमने डेफिनेशन पे परखना है उसको, ये ज़हन में रखिएगा। अक्सर बच्चे एग्जाम्पल्स को याद कर लेते हैं, रेंट इनडायरेक्ट होता है, रेंट या मटेरियल डायरेक्ट होता है, ग्लू इनडायरेक्ट होती है, इस तरह याद कर लेते हैं, ऐसे नहीं याद रखना। आपको डायरेक्ट की डेफिनेशन याद रखनी है, कॉस्ट विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली विद एक्यूरेसी, ये डेफिनेशन याद रखनी है। एग्जामिनर जो डाटा आपको देगा, आपको उसको डेफिनेशन पे परखना है, फिर फैसला करना है, क्योंकि रेंट एग्जामिनर इनडायरेक्ट भी दे सकता है, रेंट डायरेक्ट भी दे सकता है। इवन ग्लू उसके बारे में कह सकता है एग्जामिनर, कभी हम टेबल जो बनाते हैं ना, इस टेबल में एक टेबल बनाने में 10 ग्राम ग्लू लगती है, डायरेक्ट हो गया ना। फिर तो अगर उसने नहीं बताया तो इनडायरेक्ट समझेंगे हम, लेकिन बता दिया तो डायरेक्ट हो गया। तो अगर हमने डेफिनेशन पे परखना, ये ज़हन में रखिएगा, कभी भी चीज़ों को एग्जाम्पल्स को याद ना कीजिए, एग्जाम्पल्स आपको कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए दी जाती हैं, एग्जाम्पल्स याद करने के लिए नहीं दी जाती। एग्जाम्पल्स को अगर आपने याद भी रखना है तो कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करने के लिए याद रखें, बेस असल में आपने याद ये जुमला रखना है। बेटा अगले महीने भी 200 ही बनेंगे बेटा। हमने बात की ना कि कॉस्ट का ताल्लुक अगर पर यूनिट से है तो वो डायरेक्ट है, तो क्या आपका रेंट का ताल्लुक, रेंट की कॉस्ट की ताल्लुक एक डेस्क बनाने से यूनिट से है? बेटा मैं फिर मेरी दोबारा बात सुनो, अगर आपकी कॉस्ट टेबल बनने, इसको हम कहते हैं जो आप बात कर रहे हो कि भाई दो महीने का किराया है और महीने में 2 डेस्क बनाएंगे, 200 डेस्क बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड एस्टिमेशन, दिस इज कॉल्ड एस्टिमेशन। आपने अंदाजा लगा लिया कि भाई एक टेबल पे किराया कितना लगा, ये अंदाजा है। हम बात करें एक टेबल बनाने की वजह से किराया कितना लगा, तो टेबल बनाने की वजह से किराया तो नहीं लग रहा ना,
किराया तो महीने की वजह से लग रहा है, हम ना बनाए टेबल तो किराया नहीं लगेगा क्या? ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट से मुराद है कि एक टेबल बनाने की वजह से जो खर्चा हो रहा है, ठीक है, ट्रेस्ड विद एक्यूरेसी, और रीजन भी ये टेबल ही है, वो ये टेबल पे कितना लगा और टेबल बनाने की वजह से लगा, वो डायरेक्ट है। प्रोडक्शन वर्कर की सैलरी हमने कहा जी ये नॉर्मली डायरेक्ट ही लेगा और डायरेक्ट ली जाएगी और ये डायरेक्ट लेबर होगी। फैक्ट्री गार्ड की सैलरी ये इनडायरेक्ट लेबर होगी, लेबर है लेकिन इनडायरेक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी बिल इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्लीनिंग क्लॉथ इनडायरेक्ट मटेरियल है। कैंटीन चार्जेस इनडायरेक्ट है, चार्जेस हैं तो एक्सपेंस है। तो अब हम क्लियर हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट में वो खर्चा जो विद एक्यूरेसी पर यूनिट हम मेजर कर सकते हैं। विद एक्यूरेसी एक यूनिट पे कितना लगा अगर हम ये मेजर कर सकते हैं तो वो डायरेक्ट है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब इसमें आ जाते हैं। और जो खर्चा हम मेजर नहीं कर सकते विद एक्यूरेसी एक यूनिट पे कितना लगा वो इनडायरेक्ट है, उसमें मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस तीनों आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस की मिसाल हमने कोई नहीं ली। डायरेक्ट एक्सपेंस की मिसाल एक होती है रॉयल्टी। तो बता सकते हैं व्हाट इज रॉयल्टी? रॉयल्टी क्या होती है जी बेटा? जी जो पढ़ा तो बताएं। सर उसके मतलब कि फूड नहीं किया ना कोई तो टैक्स जो उसको मिलते हैं, जो उसको उसके पैसे मिलते हैं रॉयल्टी, तो वो टैक्स उसको ना मतलब कि पिछले 3 साल में। वन एग्जांपल ऑफ रॉयल्टी एक्सपेंस इज, रॉयल्टी एक्सपेंस की हम कॉस्ट की बात करें ना, तो हम कॉस्ट की बात करें तो ये शायद एक पब्लिशर की कॉस्ट, जैसे आपके साथी बता रहे हैं कि एक किताबों का पब्लिशर है, उसने एक ऑथर से किताब लिखवाई है, तो एक तो किताब ऑथर ने उसको लिख के दी, पब्लिशर ने किताब छापी, प्रिंटिंग की, तो प्रिंटिंग में एक तो मटेरियल, लेबर लग गया उसका। देन देयर इज रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या है कि उसका ऑथर से एग्रीमेंट है कि मैं जो किताब बेचूंगा पर किताब 10 रुपए दूंगा आपको। अब ये भी डायरेक्ट कॉस्ट होगी और प्रोडक्ट की कॉस्ट है, क्योंकि रॉयल्टी एग्रीमेंट के बगैर ये कॉस्ट ये किताब बनाई नहीं जा सकती। तो किताब बना रहे हैं आप अगर, तो 10 रुपए पर किताब आपको ऑथर को देने हैं। दिस इज कॉल्ड रॉयल्टी, दिस इज एक्सपेंस। ये लेबर नहीं है, दिस इज एक्सपेंस। क्योंकि ये जो कॉस्ट पे की जा रही है, किसी लेबर हर किताब के पीछे को ऑथर को काम तो नहीं कर रहा, ऑथर ने एक दफा काम करके दे दिया, तो आप ऑथर से एग्रीमेंट है कि आपने काम कर लिया, अब उसका ताल्लुक किताब की प्रोडक्शन से सेल के साथ जुड़ गया। हम इसको मजीद बिजनेस में लेके आए तो हमारे यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स, KFC इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज की चेन है, इनके भी एग्रीमेंट्स होते हैं इंटरनेशनल जो पेरेंट कंपनीज हैं उनके साथ, और इनका एग्रीमेंट होता है इस नौयत का कि हम अपनी जो भी सेल करेंगे उस सेल वैल्यू का से 10% आपको देंगे। इसका मतलब अगर मैकडॉनल्ड एक बर्गर 500 का बेचेगा तो 500 में से एक बर्गर में से 50 रुपए उन्होंने अमेरिका भेजने हैं, डायरेक्ट कॉस्ट होगी। पर बर्गर रॉयल्टी पे करे 50 रुपए। एक उन्होंने रैप बेचा 800 रुपए का, तो 800 का 10% 80 रुपए भेजना, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट होगी। बनाने पे जो खर्चा लगा प्लस रॉयल्टी 80 रुपए, तो डायरेक्ट कॉस्ट होगी, एक्सपेंस है, ये ना मटेरियल है ना लेबर है। सो डायरेक्ट कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। मैं बार बार बोल रहा हूं, पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। जो कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा नहीं है वो बेशक पर यूनिट मेजर हो सके, वो डायरेक्ट नहीं होती। जैसे मैंने अपने सेल्समैन से एग्री किया हुआ है 2 रुपए पर यूनिट कमीशन, 2 रुपए पर यूनिट, क्या ये 2 रुपए डायरेक्ट कॉस्ट है? नो, क्यों? नॉन प्रोडक्शन है, 2 रुपए पर यूनिट तो मेजर हो रही है बट प्रोडक्शन नहीं है, ये नॉन प्रोडक्शन है। डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा होती है। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट को कलेक्टिवली हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, मतलब डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को इकट्ठा कर दें तो उसको कलेक्टिवली हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। जी बेटा, गुडविल एंड रॉयल्टी नहीं बेटा, गुडविल एक डिफरेंट टर्म है, रॉयल्टी एक डिफरेंट टर्म है।
इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट की टर्म पढ़ी हुई है ना, इज एन इंटेंजिबल एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वो मेरी कंपनी का एक इंटेंजिबल एसेट है। से मैं पब्लिशिंग हाउस चलाता हूँ, मेरा बिजनेस है, मैं किताबें छाप के बेचता हूँ। तो मेरे बिजनेस की एक साख है कि भाई मैं जो किताबें छापता हूँ वो अच्छी हैं, मेरी किताबें बाजार में हाथों हाथ बिकती हैं, तो वो मेरी गुडविल इंटेंजिबल एसेट है। मेरी कंपनी का नाम, मेरा ब्रांड, दैट इज माई गुडविल, कि मेरी पब्लिक का मेरे पे जो ट्रस्ट है, दैट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स माई गुडविल, वो मेरी चीज़ है। लेकिन रॉयल्टी मेरी कॉस्ट है जो मैं पे करता हूँ ऑथर को, ठीक है, जिसने मुझे किताब लिख के दी है ताकि मैं छाप सकूं। तो रॉयल्टी मैं पे कर रहा हूँ और गुडविल मेरा एसेट है। जी, एनी क्वेश्चन? इलेक्ट्रिसिटी बिल डायरेक्ट हो सकती है, आप बताओ मुझे। आपने एक डेस्क बनाया, उसमें कितने रुपए की बिजली लगी, पता है आपको? आपकी बिजली तो भाई ये यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रही है ना, आपकी बिजली तो उस एसी में भी इस्तेमाल हो रही है जहाँ पे काम हो रहा है। तो एक डेस्क पे बनाने में कितनी बिजली लगी, इफ यू कैन मेजर इट विद एक्यूरेसी, बना लो डायरेक्ट इसको भाई। तो मैंने कहा ना, ये इट्स नॉट द एक्सपेंस बिजली, इट्स नॉट द रेंट विच इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इट इज द फैक्ट दैट कैन यू मेजर इट विद एक्यूरेसी। अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में कहता है कि बिजली पर यूनिट यू कैन मेजर इट विद एक्यूरेसी, तो डायरेक्ट है, बट नॉर्मली इट इज नॉट। नॉर्मल बिजनेस में ये नहीं मेजर की जा सकती, लेकिन एग्जामिनर आपको ऐसा कोई साइंटिफिक टूल दे देता है जिससे कहता है कि आपके पास बड़ी साइंसी इजाद आ गई जिससे आप मेजर कर लेते हो इस पर कितनी बिजली लग रही, क्योंकि भाई जहाँ पे ये बैठे ये बना रहे हो वो बल्ब की रोशनी भी इधर आ रही है, कैसे मेजर करोगे? कर सकते हो उस बल्ब की रोशनी कितनी यहाँ इस्तेमाल हो रही है, उस बल्ब की रोशनी कितनी उस डेस्क पे जा रही है, यू कैन नॉट मेजर इट। क्योंकि ये बल्ब भी जो यहाँ लगे हैं, ये जो एसी भी लगा है, इसमें जो बिजली इस्तेमाल हो रही है वो भी प्रोडक्शन टीम को सपोर्ट कर रही है ना भाई। तो एसी की कितनी इस डेस्क पे आ रही है, इस वर्कर को जा रही है, कितनी उसको जा रही है, हाउ यू कैन मेजर इट? यू कैन नॉट मेजर इट विद एक्यूरेसी। अंदाजा लगा सकते हो भाई, जैसे आपके भाई ने रेंट का अंदाजा लगाने की कोशिश की थी, वो अंदाजा है, बट की वर्ड इज एक्यूरेसी। जी, एनी अदर क्वेश्चन? आप भी कुछ सवाल करना चाह रहे थे? पेंट, इस डेस्क पे जो पेंट हुआ, बात फिर वही है, इफ इट कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी। आपको पता है कितने ग्राम पेंट लगता है, इफ इट कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी, यस इट कैन बी डायरेक्ट, बिल्कुल हो सकता है। इसके डायरेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बिजली की निस्बत, क्योंकि पेंट में बहरहाल आप एस्टिमेट कर सकते हो बड़ी आसानी से। कभी एक डब्बी हम लेते हैं तो 2 डेस्क पे लगती है, तो एक डब्बी में कितना होता है आपको बड़े आसानी से आप देख सकते हो। मैंने फिर कहा, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि इट्स नॉट द एक्सपेंस कि ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है, इट इज क्या ये एक्सपेंस विद एक्यूरेसी मेजर हो सकता है पर यूनिट, उसको देखना है आपने। मतलब पेंट को नहीं हमने सोचना, हमने पूछना पेंट की कहानी क्या है, हमने बिजली को नहीं सोचना, हमने सोचना बिजली की कहानी क्या है। रेंट की बात नहीं है, रेंट की कहानी क्या है, उससे पता है या नहीं। यकीनन डिवाइड होगी, बट हम बात करें क्या वो डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी? डायरेक्ट होगी। पेंट ब्रश की कॉस्ट, विल दैट बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट है तो प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन इनडायरेक्ट है। और यकीनन डिवाइड होगी, कैसे डिवाइड होगी उस पर हम बात करेंगे, बड़ी हमारे लंबा एक पूरा चैप्टर है इसके डिस्कस करने का कि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम कैसे डिवाइड करते हैं प्रोडक्ट्स में, एक हमारा पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। तो क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट हमने कहा जी हमने मेजर कर लिया आसानी से, इनडायरेक्ट कॉस्ट का मसला है बिजली कैसे एक डेस्क पे लगाएं, ब्रश कैसे एक, वही कॉस्ट है हमारी जो एक डेस्क पे लगाने में दिक्कत है, रेंट है, डेप्रिसिएशन है जिसकी मशीनें जो यहाँ इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है। सो देयर आर मेनी कॉस्ट जिनका हमें मसला पड़ने वाला है, इसलिए पूरा इस पर चैप्टर रखा गया कि इनडायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट कैसे मेजर की जाती है। डायरेक्ट कॉस्ट हमने कहा जी वो तो आसानी से मेजर हो जाती है, उसमें तो हमें डिस्कशन में जाना ही नहीं है। जी, एनी क्वेश्चन? डायरेक्ट कॉस्ट के सम को प्राइम कॉस्ट कहते हैं। जी बोलिए बेटा।
कॉस्ट, पहली बात, एनी अमाउंट विच इज स्पेंट, आपकी जेब से जो पैसा गया दैट इज कॉस्ट, दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस। ठीक हो गया? जो पैसा आपने एक पैसा भी, एक रुपया भी खर्च किया बिजनेस में, दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड। बिजनेस में कोई कॉस्ट छोटी बड़ी अनरिकॉर्डेड नहीं जाती, रिकॉर्ड होगी। दूसरी बात, रिकॉर्ड होगी राइट अकाउंट में। प्रोडक्शन कॉस्ट है तो फैक्ट्री कॉस्ट में रिकॉर्ड होगी, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है तो हेड ऑफिस कॉस्ट में चली जाएगी। फिर बात आ जाती है, जब फैक्ट्री कॉस्ट में कॉस्ट आ गई है तो उसने आगे फिर प्रोडक्ट में तो तकसीम होना है ना, क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट इज प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट ने अब तकसीम होना है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई इसमें से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कौन सी है। आप ये कह सकते हो भाई इतनी छोटी सी कॉस्ट है, इसको हम पर यूनिट कितनी लगी ढूंढने में दिक्कत होगी हमें, तो इसको इनडायरेक्ट में डाल दो, क्योंकि इनडायरेक्ट कॉस्ट की ट्रीटमेंट सारी इकट्ठी होके अंदाजा लगा के पर यूनिट डाल देते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट हमने कहा ये तो तरीके से नापो, एक्यूरेटली देखो। तो जो छोटी कॉस्ट बहुत ही नेग्लिजिबल है, जैसे ग्लू की मैंने बात की, और 10,000 का डेस्क मान रहा है, ग्लू लग रही 2 रुपए की, इतनी क्या टेंशन लेने की जरूरत है कि भाई इस डेस्क पे कितने की ग्लू लगी, मट्टी डालो, उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट में डाल दो। ऐसा नहीं कि उसको कॉस्ट में डालेंगे, नहीं डालेंगे कॉस्ट में, लेकिन हम उसको डायरेक्ट की जगह शायद इनडायरेक्ट में डाल दें, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट को मेजर करना में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो टाइम हम उस चीज पे लगाएं जो थोड़ी अहम है, जो गैर अहम है उस पर क्यों टाइम लगाएं मेजर करने में, उसको हम इनडायरेक्ट के थ्रू अंदाजे से डाल देंगे। प्रोडक्ट डलेगी जरूर प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट कॉस्ट में हर वो कॉस्ट जाएगी जो स्पेंड की है आपने, जो खर्चा जेब से गया है प्रोडक्शन की मद में, वो प्रोडक्ट कॉस्ट में उसके इफेक्ट आएगा। ठीक है बेटा जी? एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल? अच्छा जी, अब हम इनडायरेक्ट की बात तो हम कर ही चुके हैं, जो कॉस्ट डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को कलेक्टिवली हम ओवरहेड कहते हैं। अच्छा, अब इनडायरेक्ट कॉस्ट को ना, अब ये ध्यान में रख लो कि हमने कहा कि हमारी कॉस्ट बाय फंक्शन 2 हिस्से थे, एक प्रोडक्शन, 2 बड़े हिस्से थे, और एक नॉन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में हमने कहा भाई इसमें डायरेक्ट कॉस्ट भी होती है और इसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होती है, और जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट, सेल्समैन की कमीशन है, हेड ऑफिस का रेंट है, हेड ऑफिस का बिजली का बिल है, चेयरमैन की सैलरी है, सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। और हमने कहा इसको हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, और ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है इसको हम ओवरहेड्स भी कहते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट के सम को हम ओवरहेड्स कहते हैं और डायरेक्ट कॉस्ट के सम को हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। अच्छा, हम ओवरहेड्स को मजीद बाय फंक्शन बाइफरकेट कर सकते हैं, क्योंकि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में ना आपको पता है एडमिन कॉस्ट भी होती है, सेलिंग कॉस्ट भी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी होती है, एंड सो ऑन। तो हम इसको एडमिन ओवरहेड्स कह देते हैं, इसको हम सेलिंग ओवरहेड्स कह देते हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कह देते हैं। और बाय द वे ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पे आ रही है इसको हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स कह देते हैं। तो हम जो हमारे ओवरहेड्स हैं उनको फर्दर बाय फंक्शन भी हम नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट को डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा था, इस तरह इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी हम बाय फंक्शन क्लियर कर सकते हैं। जो प्रोडक्शन की इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, जो नॉन प्रोडक्शन की ओवरहेड कॉस्ट है उसमें एडमिन ओवरहेड्स भी हैं, उसमें सेलिंग ओवरहेड्स भी हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी हैं। सो ओवरहेड्स इज अ कॉमन टर्म जो कि हम इनडायरेक्ट कॉस्ट को टैग करते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट मीन ओवरहेड्स, और वो ओवरहेड किस फंक्शन के हैं उस फंक्शन के लिहाज से उसका प्रीफिक्स लगा दिया। ओवरहेड्स प्रोडक्शन के हैं तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ओवरहेड्स एडमिन के हैं तो एडमिन ओवरहेड्स, ओवरहेड्स सेलिंग के हैं तो सेलिंग ओवरहेड्स। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट सारे के सारे ओवरहेड्स होते हैं, और प्रोडक्शन कॉस्ट में ओवरहेड्स भी हैं और
प्राइम कॉस्ट भी है। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, अब जरा इसकी छोटी छोटी सी जरा एक्टिविटीज देखते हैं। एक्टिविटी ए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लास्ड एज इनडायरेक्ट लेबर? इनमें से कौन सी कॉस्ट इनडायरेक्ट लेबर है? असेंबली वर्कर। असेंबली वर्कर क्या ये प्रोडक्शन वर्कर है? जो कटिंग कर रहे हैं ना डेस्कों की। तो शायद हमने कहा था नॉर्मली हम समझते हैं प्रोडक्शन वर्कर की सैलरी डायरेक्ट होती है, उसको पर यूनिट पे की जाती है। तो ये तो भाई डायरेक्ट है। स्टोर असिस्टेंट इन फैक्ट्री स्टोर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? दिस इज इनडायरेक्ट, ये यकीनन इनडायरेक्ट है, क्योंकि ये तो प्रोडक्शन कर ही नहीं रहा। हमने तो कहा था भी डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो हम विद एक्यूरेसी एक यूनिट पे कितना खर्चा लगा। तो ये बंदा तो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व भी नहीं है, इसने तो यूनिट को हाथ भी नहीं लगाया, इसकी सैलरी कैसे ताल्लुक जुड़ेगा? तो ये तो भाई इनडायरेक्ट है। प्लास्टर्स इन अ बिल्डिंग कंपनी, बिल्डिंग कंपनी में जो प्लास्टर वॉल का कर रहा है उसकी तनख्वाह। पहले आपको समझना है बिल्डिंग कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है। बिल्डिंग कंपनी बिल्डिंग बनाती है, तो ये प्लास्टर है, क्या ये प्रोडक्शन वर्कर है? यस, ये बिल्डिंग बनाने में इन्वॉल्व है। प्लास्टरिंग इज प्रोडक्शन प्रोसेस। बिल्डिंग बनाने में आपने मतलब एक ब्रिक वर्क किया है, ब्रिक वर्क के ऊपर प्लास्टर वर्क किया है, ये बिल्डिंग बनाने का प्रोसेस है। तो ये जिस तरह एक फैक्ट्री में डेस्क बनाने वाला प्रोडक्शन वर्कर है, ये बिल्डिंग कंपनी का प्रोडक्शन वर्कर है। तो नॉर्मली जैसे मैंने कहा प्रोडक्शन वर्कर की सैलरी, जो बंदा प्रोडक्शन प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, प्रोडक्ट अपने हाथों से बना रहा है, वो प्रोडक्शन वर्कर है। बाय द वे यहाँ पे थोड़ा मजीद क्लियर कर लें, कारपेंटर के साथ हेल्पर्स भी काम करते हैं फैक्ट्री में। छोटे जिसको कहते हैं भाई हथौड़ी लेके आ, आरी पकड़ा, लकड़ी पकड़ा, कारपेंटर आवाज देता है, उसको उसके टूल्स और मटेरियल पकड़ा रहा है। बट क्या वो हेल्पर खुद डेस्क बना रहा है? तो हेल्पर डायरेक्ट नहीं होती, क्योंकि हेल्पर को पर डेस्क नहीं पे किया जाता, उसकी सैलरी पर डे, पर वीक या पर मंथ होती है, उसकी पर डेस्क नहीं होती। तो हेल्पर भी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, लेकिन वो खुद प्रोडक्ट नहीं बना रहा। प्रोडक्शन वर्कर से मुराद होता है वो वर्कर जो खुद प्रोडक्ट को अपने हाथों से बना रहा है। तो प्रोडक्शन वर्कर की सैलरी डायरेक्ट होती है, लेकिन जो वर्कर प्रोडक्शन प्रोसेस को असिस्ट कर रहा है, प्रोडक्शन वर्कर को असिस्ट कर रहा है, उसकी सैलरी नॉर्मली डायरेक्ट नहीं होती। इसी तरह एक होता है मिस्त्री कंस्ट्रक्शन वर्क में, एक होता है मजदूर, है ना? दो याद है ना डेजिग्नेशन, पता है ना? मिस्त्री ब्रिक वर्क करता है, मिस्त्री प्लास्टरिंग करता है, लेकिन मजदूर उसको ब्रिक्स पकड़ा रहा है, मजदूर उसको मसाला या सीमेंट कढ़ाई में डाल के ला के दे रहा है। मजदूर इज नॉट इन्वॉल्व इन द बिल्डिंग डायरेक्टली, अपने हाथ से बिल्डिंग नहीं बना रहा। तो शायद मजदूर इज इनडायरेक्ट बिकॉज दैट इज हेल्पर टू द मेसन। ठीक है जी? तो जो मिस्त्री या मैसन है, वो आपका डायरेक्ट वर्कर है, वो बिल्डिंग बनाने में इन्वॉल्व है, उसकी सैलरी ट्रेस की जा सकती है कि उसकी सैलरी में कितना काम हुआ, इस पे कितना लगा। लेकिन हेल्पर की सैलरी जैसे प्रोडक्ट में हम कहते हैं मुश्किल है उसको गेज करना। तो जनाब ये भी आपका डायरेक्ट है। ऑडिट क्लर्क इन एन अकाउंटेंसी फर्म डायरेक्ट है, कैसे पर? ऑडिट फर्म क्या काम करती है? प्रोडक्ट ही बनाती, सर्विस देती है। ठीक है, जो कि इंशाअल्लाह आपने भी कल को इस रोल में आना है। पहला रोल आप जो जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो यही रोल, इसको हम आर्टिकलशिप स्टूडेंट कह लेते हैं, या इसने ऑडिट क्लर्क लिखा हुआ है। तो पहला रोल आपका प्रैक्टिकल लाइफ में यही आने वाला है। तो आप ऑडिट फर्म प्रोडक्ट नहीं बनाती, सर्विस देती है। तो जिस तरह प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी में प्रोडक्शन वर्कर होता है, इसी तरह सर्विस देने वाली कंपनी में सर्विस देने वाला वर्कर होता है। तो ऑडिट फर्म ऑडिट सर्व
सर्विसेज देती है, और ऑडिट क्लर्क आप जब ट्रेनिंग में जाओगे यू विल बी इन्वॉल्व इन गिविंग ऑडिट सर्विसेज। आप उस ऑडिट सर्विस में शामिल होगे, सर्विस देने का हिस्सा होगे, मतलब प्रोडक्शन टीम का हिस्सा होगे। तो ऑडिट क्लर्क की सैलरी इज डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो इनडायरेक्ट तो सिर्फ एक ही निकला, बी इज आंसर। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल, किसी टर्म पे, किसी एक्सप्लेनेशन पे कोई गाइडेंस चाहिए पूछिएगा। डायरेक्ट कॉस्ट आर, अच्छा जी अब हमें डायरेक्ट कॉस्ट आइडेंटिफाई करना है इसमें से। A cost which can be identified with a cost center। ये cost center से मुराद होता है जी डिपार्टमेंट। ये टर्म कुछ आती जा रही है, मैं साथ में बताता जाऊंगा। cost center से मुराद होता है डिपार्टमेंट। A cost which can be identified with a cost center but not a single cost unit। cost unit से मुराद होता है प्रोडक्ट। ये पहले भी कहीं लिखा आया था, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ। तो बताइए जनाब, क्या ये डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन है? नो। किसी बच्चे को एतराज इस पे? मेक श्योर कि आपने जो डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ी है उसके मुताबिक इसको आप परख रहे हैं। उसने कहा जी डायरेक्ट कॉस्ट से मुराद है वो कॉस्ट जो डिपार्टमेंट वाइज पता लग सके, तो आंसर इज रॉन्ग, नो, ये तो नहीं है डायरेक्ट कॉस्ट। कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद अ सिंगल कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर। अगर तो जुमला यहाँ पे खत्म हो जाता ना फिर तो यस कर देते। उसने कहा ये हो या ये हो, तो या के बाद बात गलत है। यहाँ तक जुमला होता ना, यहाँ तक फिर ठीक था, लेकिन जब जुमला पूरा पड़े तब गलत हो गया। नहीं भाई, ये डायरेक्ट की डेफिनेशन नहीं है। कॉस्ट विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब महीने साल से लिंक करके बता सको ये किस महीने की कॉस्ट है, किस साल की कॉस्ट है, क्या वो डायरेक्ट हो जाएगी? नो, नन ऑफ द अबव, डी इज आंसर। इनमें से कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन नहीं है। इसीलिए आपको कहा जाता है सवाल को बार बार पढ़ना, ऑप्शंस को बार बार पढ़ना। जैसे आपने एक बार पढ़ा, आपको लगा शायद ये यस है, ये ऑप्शन है, लेकिन जब आपकी तवज्जो दिलाई गई तो फिर आपको लगा नहीं भाई गड़बड़ है, कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने आपको जो इवन हमारे लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे हम उनको भी 2 से 3 दफा पढ़ेंगे, और MCQs को भी ऑप्शन को टिक करने से पहले दूसरी दफा पढ़ के कंफर्म जरूर करेंगे। ऐसा नहीं कि एक दफा पढ़ने में हमें ऑप्शन लगी हमने इसको क्लिक किया आगे चले गए, ऐसा नहीं हम करेंगे। हम दूसरी दफा उसको फिर पढ़ेंगे कंफर्म करने के लिए, भाई जो हमें लग रहा है कि वाकई ऐसा है, तो फिर हमें ये पॉइंट क्लिक हो जाता है कि नहीं भाई ये गड़बड़ है, यहाँ से आगे हम सही कंक्लूजन पे पहुंच पाते हैं। सो नेवर एवर रश थ्रू योर सोल्यूशन, भागने की कोशिश ना करो, समझते हुए जल्दी ना करो, समझते हुए पढ़ते हुए तसल्ली से पढ़ो, समझो, लिखते हुए जितनी जल्दी करनी है कर लो, कैलकुलेशन परफॉर्म करते हुए जितनी जल्दी करनी है करो, वहां पे जल्दियां दिखाओ। पढ़ते हुए समझने में कभी डंडी ना मारो, उसको पूरा टाइम दो। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, ये जरा कुछ मजीद एक्टिविटीज हमें कहा गया है जी, बाय नेचर एंड बाय फंक्शन। ये कुछ कॉस्ट है, यहाँ पे हमने बाय नेचर बताना है और यहाँ पे उसका फंक्शन बताना है। कैटेगरी ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड की कैटेगरीज हमने पढ़ी थी ना, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, तो ये हमने बताना है यहाँ पे। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रोडक्शन सुपरवाइजर सैलरी। प्रोडक्शन सुपरवाइजर क्या रोल क्या होता है? जो वर्कर प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करना है, काम ठीक चल रहा है, कोई बंदा टाइम ज़ाया तो नहीं कर रहा, प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक है, वो सुपरवाइज कर रहा है। क्या प्रोडक्शन सुपरवाइजर खुद प्रोडक्शन करता है? तो हमने कहा जो वर्कर प्रोडक्शन खुद कर रहा है, हाथों से प्रोडक्ट बना रहा है, शायद वो डायरेक्ट है, ये तो यकीनन इनडायरेक्ट है। तो हमने कहा जी ये तो है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब ओवरहेड है। अब ये कौन सी कैटेगरी का ओवरहेड है? ये प्रोडक्शन के ओवरहेड्स हैं। मैं ओवरहेड्स को मैं OH से एब्रीवेट कर रहा हूं, ये प्रोडक्शन के ओवरहेड्स हैं। अकाउंट्स मैनेजर सैलरी, क्यों भाई ये क्यों इनडायरेक्ट है? ये प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। और ओवरहेड की कैटेगरी एडमिन, बिल्कुल ठीक
ठीक है जी, ये हमारे एडमिन ओवरहेड्स में जाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन नॉन प्रोडक्शन है तो बिल्कुल ये इनडायरेक्ट होगी। डिलीवरी वैन का रिलेटेड खर्चा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन का खर्चा है तो प्रोडक्शन ओवरहेड लेकिन इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स है। बाय द वे डेप्रिसिएशन के तरीके क्या क्या होते हैं? चार, दो मुझे तो दो आते हैं भाई। एक होता है ट्रेड लाइन, एक रिड्यूसिंग बैलेंस, बाकी दो कौन से होते हैं? सम ऑफ ईयर डिजिट एंड यूनिट प्रोड्यूस बेसिस। हाँ जी, यूनिट प्रोड्यूस की बेसिस अगर हो तो क्या वो डायरेक्ट हो जाएगी? जी, क्या आर्गुमेंट है हमारे पास? अगर डेप्रिसिएशन यूनिट प्रोड्यूस की बेसिस पे आए तो क्या वो डायरेक्ट कॉस्ट हो जाती है? यस या नो? कितने हामी है यस के? कितने हामी है यस के? काफी ज्यादा है। तो जरा मुझे कोई एक बच्चा इनमें से डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन बता दे पहले मुझे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन? क्या वर्ड बोला? एस्टिमेट। एस्टिमेट क्या होती है डेप्रिसिएशन? और डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? एक्यूरेट। डेप्रिसिएशन का जो मर्जी मेथड लगा दो, स्ट्रेट लाइन लगाओ, रिड्यूसिंग बैलेंस लगाओ, सम ऑफ डिजिट लगाओ और यूनिट लगाओ, इट विल बी एन एस्टिमेट। वो अंदाजा रहेगा भाई। और डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन है एक्यूरेट। तो मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन डज नॉट मेक इट डायरेक्ट। डेप्रिसिएशन हमेशा इनडायरेक्ट ही रहेगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया डेप्रिसिएशन का मामला भी। तो वेजेस ऑफ प्रोडक्शन वर्कर डायरेक्ट, और जब ये डायरेक्ट है तो ये तो ओवरहेड है ही नहीं भाई। ओवरहेड की कैटेगरी लगेगी नहीं इस पे, तो ओवरहेड होगा तो ओवरहेड की कैटेगरी लगाएगा ना। ये तो डायरेक्ट कॉस्ट निकल आई बीच में से। जी, एनी क्वेश्चन? बेटा मैंने कहा कि प्रोडक्शन वर्कर की सैलरी नॉर्मली डायरेक्ट समझी जाती है, अनलेस क्वेश्चन कह दे कोई ऐसी कहानी जिससे हमें लगे नहीं भाई ये डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, अनलेस क्वेश्चन को दे दे ऐसी कहानी कि हमें लगे ये डायरेक्ट नहीं है। रेंट नॉर्मली इनडायरेक्ट समझा जाता है, अनलेस क्वेश्चन कह दे कोई ऐसी कहानी जिससे हमें लगे ये तो डायरेक्ट बन सकता है, हम तो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल गाइडलाइन है जो कि हमारी बिजनेसेस में एग्जिस्ट करती हैं इनके। लेकिन मैंने कहा ये गाइडलाइन है, पत्थर पे लकीरें नहीं चलेंगी। रेंट के बारे में जैसे मैंने कहा कि भाई रेंट जनरली इनडायरेक्ट होता है बट पत्थर पे लकीर नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन में कह दे आपका रेंट का एग्रीमेंट पर यूनिट है, तो आपको तो डायरेक्ट हो गया। ठीक है, तो पत्थर पे लकीरें नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, असूल पता होने चाहिए भाई डायरेक्ट डेफिनेशन क्या है, इनडायरेक्ट डेफिनेशन क्या है। हाँ, क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो प्रोडक्शन वर्कर की सैलरी डायरेक्ट ली जाएगी, क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो रेंट इनडायरेक्ट लिया जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से, भाग नहीं जाना क्वेश्चन से, रीडिंग से भागना नहीं है। मैं जो बार बार आपको तवज्जो दे रहा हूँ, बी प्रिपेयर्ड, मेंटली तैयार करो अपने आप को क्वेश्चन को बार बार पढ़ने के लिए, तवज्जो से पढ़ने के लिए, क्योंकि ये जो असूल हमने पढ़े हैं उन असूलों को हमने सवालों पे अप्लाई करके चलने आ गया। जी जी बेटा। डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? पहला वर्ड क्या है? इट्स पार्ट ऑफ। तो वेयर हाउस का किराया प्रोडक्शन कॉस्ट होता है। बात खत्म हो गई। इसलिए मैंने कहा कि डेफिनेशन को बार बार जाके देखना है। पहली बात है प्रोडक्शन कॉस्ट हो, दूसरी बात है डायरेक्टली ट्रेसेबल। वो तो मैंने सेल्स कमीशन की मिसाल दी ना, पर यूनिट सेल्स कमीशन दे रहे हैं, वो डायरेक्ट तो नहीं होगी भाई, वो सेलिंग कॉस्ट है भाई। पर यूनिट पता है हमें, बट इट इज नॉट प्रोडक्शन कॉस्ट, इट विल ऑलवेज बी डायरेक्ट कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट होना पहली शर्त है, फिर उसकी डायरेक्टली ट्रेसेबल विद एक्यूरेसी होना दूसरी शर्त है। ये दो शर्तें पूरी होंगी तो डायरेक्ट कॉस्ट बनती है। पहली शर्त प्रोडक्शन कॉस्ट, दूसरी शर्त डायरेक्टली ट्रेसेबल विद एक्यूरेसी, डायरेक्टली ट्रेसेबल विद एक्यूरेसी टू यूनिट। ये दो शर्तें पूरी हैं तो डायरेक्ट कॉस्ट है। प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, इनडायरेक्ट। दूसरी शर्त की बारी नहीं आएगी। हम इसको कहते हैं दिस एंड दिस, दो शराइत है विद एंड। पहली शर्त पूरी हो और दूसरी शर्त भी पूरी हो।
ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो डायरेक्ट कॉस्ट बनती है। पहली शर्त पे ही हमने कहा नो तो बात ही खत्म होगी, दूसरी शर्त देखने की जरूरत ही नहीं है आपको जी। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, एनी क्वेश्चन, किसी बच्चे के ज़हन में कोई सवाल, कोई एग्जाम्पल, कोई और कोई इशू आ रहा हो ज़हन में, जितने भी इशू आए ज़रूर पूछिए, क्योंकि जितना आप बात करेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना डिस्कस करेंगे, उतनी चीज़ें जहन में बैठेंगी। और यहाँ पे मैं फिर एक बात क्लियर कर दूँ कि अब हम चीज़ें इतनी ज़्यादा डिस्कस करते हैं, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे हमारे वेरिएबल्स, इंफॉर्मेशन बढ़ती जाएगी। अगर हम साथ के साथ रिवाइज नहीं करेंगे तो ये गुडमुड होनी शुरू हो जाती हैं। हम रिवाइज करेंगे तो इनकी जगह पक्की होती जाएगी, जहन में ये जगह बनाते जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट्स, ये डेफिनेशन, ये फैक्टर्स जगह बनाते जाएंगे। अगर हमने साथ का साथ रोज़ का काम रोज़ ना किया तो मिक्सअप होना शुरू हो जाएगा और हम नहीं इनको रिटेन कर पाएंगे, गड़बड़ा जाएगी चीज़ें। तो रोज़ का काम रोज़ करते चलना है आपने। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की मिसाल मैंने रॉयल्टी की हमने मिसाल ली। दोबारा बोलो बेटा। बेटा ओवरहेड होते कौन से हैं? इनडायरेक्ट, उन्हीं को ओवरहेड कहते हैं। ओवरहेड डायरेक्ट कैसे हो सकते हैं? एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट हो सकता है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा ना यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि कल आपने प्रोडक्शन के केस में बताया था जी जी, और हम लोगों ने भी डायरेक्ट के केस में भी बताया कि प्रोडक्शन कॉस्ट ही होती है। प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा होता है। मैंने कल आपको प्रोडक्शन कॉस्ट बताई थी, ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री बाउंड्री के अंदर सारे खर्चे प्रोडक्शन कॉस्ट है। और अब मैं आपको कह रहा हूँ प्रोडक्शन कॉस्ट का एक हिस्सा डायरेक्ट होता है। ये लिस्ट सारी हमने बनाई है, इसमें कुछ प्रोडक्शन कॉस्ट है, कुछ नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। इसमें प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन दोनों है। जैसे ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये रेंट अगर फैक्ट्री का है तो ये भी प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये भी प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये भी प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये भी फैक्ट्री का अगर है तो ये भी प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये भी प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये भी प्रोडक्शन कॉस्ट है। ये तो बल्कि सारी लिस्ट मैंने प्रोडक्शन की बनाई है, सारी प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये सारी फैक्ट्री की कॉस्ट। अब इनमें से कुछ डायरेक्ट है, कुछ इनडायरेक्ट है। प्रोडक्शन जो कॉस्ट प्रोडक्शन नहीं है, जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो तो है इनडायरेक्ट, उस पर तो क्वेश्चन ही नहीं है ना। हमने तो कहा प्रोडक्शन कॉस्ट के दो हिस्से हो सकते हैं, इनमें डायरेक्ट भी हो सकती हैं, इनमें इनडायरेक्ट भी हो सकती है। ये बात है हमारी। सर मतलब अब कहने का ये है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट में एडमिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा क्या एडमिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन कॉस्ट है? भाई हमने कहा, आप शायद अभी मैंने एक ड्राइंग छोटी सी बनाई थी, इधर ही बनी हुई है, इधर गई, राइट पे बनाई थी। ये कहानी प्रोडक्शन कॉस्ट के दो हिस्से होते हैं, नॉन प्रोडक्शन तो होती इनडायरेक्ट है। प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट भी है, प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट भी है। एडमिन सेलिंग तो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है बेटा, तो उनमें डायरेक्ट कहाँ से आई? वो तो सारी इनडायरेक्ट है। तो बात ही हमने खत्म कर दी थी। हमने कहा जी प्रोडक्शन कॉस्ट के दो हिस्से हो सकते हैं, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट एनी एडमिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंस, वो तो है इनडायरेक्ट, उनमें तो बात ही नहीं है डायरेक्ट वाली। ये तो सारी की सारी इनडायरेक्ट है। और ये हमने इसकी फर्दर फिर बाइफर्केशन इनडायरेक्ट को हमने कहा जी टोटल हम ओवरहेड्स कहते हैं, और ओवरहेड्स में एडमिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं। हाँ, जो प्रोडक्शन की इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहते हैं जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। ये क्लासिफिकेशन आपने वैसे पढ़ी हुई है क्यूएम में। मैं क्यूएम पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि आपने क्यूएम में ये क्लासिफिकेशन पढ़ी हुई है। आपने दो कैटेगरीज पढ़ी हुई है, एक फिक्स कॉस्ट और एक, बिल्कुल ठीक है, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का आपको पता है। तो क्या डेफिनेशन है ये फिक्स कॉस्ट की? हाउ डू वी डिफाइन अ फिक्स कॉस्ट? जो प्रोडक्शन से रिलेटेड डायरेक्टली ना, बिल्कुल ठीक है, हर वो कॉस्ट
कॉस्ट जिसका ताल्लुक प्रोडक्शन वॉल्यूम से, यूनिट्स प्रोड्यूस से नहीं है, या हम इसको कहते हैं हर वो कॉस्ट जिसका ताल्लुक एक्टिविटी से नहीं है। एक्टिविटी कम या ज़्यादा होने से जो कॉस्ट नहीं बदलती हम उसको फिक्स कहते हैं, और एक्टिविटी कम या ज़्यादा होने से जो कॉस्ट कम या ज़्यादा डायरेक्टली बदल जाती है उसको वेरिएबल कहते हैं। ये दो डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई हैं, और ये ग्राफ्स भी आपने क्यूएम में अपने शायद देखे हुए हैं। फिक्स कॉस्ट का ग्राफ, जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ी कॉस्ट सेम रही, कॉस्ट कांस्टेंट रहती है। ये है फिक्स कॉस्ट का ग्राफ। फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन एक्टिविटी। ये ग्राफ आपने शायद क्यूएम में नहीं देखा हुआ। ये है लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ। ये थी टोटल कॉस्ट, कि भाई टोटल कॉस्ट तो कांस्टेंट है, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट एक्टिविटी बढ़ने से गिरती जाती है। जैसे लेट्स अज्यूम आपकी फिक्स कॉस्ट है 1000, आप 10 यूनिट बनाओ, आप 20 यूनिट बनाओ, आप 30 बनाओ, आपकी कॉस्ट तो फिर टोटल कॉस्ट 1000 रहेगी। लेकिन जब आप 10 यूनिट बना रहे हो आपकी कॉस्ट पर यूनिट आती है से, मैं यहाँ पे अगर स्केल फर्क कर दें तो वो आएगी 100। 10 यूनिट पे हम कॉस्ट पर यूनिट, ऐसे यहाँ पे चल ग्राफ पे लगाने की मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ कॉस्ट पर यूनिट। जब 10 यूनिट बन रहे हैं तो 1000 बटा 10 इट इज 100। जब बन रहे हैं आपके 20 यूनिट तो 1000 बटा 20 50। जब बन रहे हैं 30 यूनिट 1000 बटा 30 33.33। ये ग्राफ इस शेप में आ गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन गया। फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर थोड़ा समझ लीजिए। टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट जब सेम कॉस्ट ज्यादा यूनिट्स में डिवाइड होती है कम होती जाती है। तो ये कॉस्ट पर यूनिट का बिहेवियर है। कॉस्ट पर यूनिट हमारी प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है। जो आप रेंट की बात कर रहे थे ना, किराया है 200 यूनिट बनाया, 200 पे तकसीम कर दो, तो अगर आपका 20,000 किराया है 200 पे तकसीम करो, कितना आया 100 रुपया। लेकिन अगर 200 की जगह 250 यूनिट बना दो तो किराया कम हो जाएगा पर यूनिट। 250 की जगह 300 यूनिट बना दो, किराया और कम हो गया। 400 यूनिट बना दो, किराया हाफ रह गया, 50 रुपये रह गया। ठीक है, तो जितने यूनिट्स बनाते जाओगे किराया पर यूनिट कम होता जाएगा। जैसे हॉस्टल में 2 बच्चे रह रहे हैं तो किराया 2 में डिवाइड हो रहा है कमरे का, 4 हो जाओगे तो किराया 4 में डिवाइड हो जाएगा। किराया तो नहीं बदला ना, किराया तो वही है, बट रेंट पर पर्सन कम हो गया। ठीक है, तो रेंट या कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाती है जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है। फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर, तो बिजनेसेस में हमें जो कॉस्ट मिलती हैं बाय बिहेवियर, एक उनमें होती है फिक्स कॉस्ट। दूसरी कॉस्ट होती है उनमें वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन है विच चेंजेस डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन विद द एक्टिविटी लेवल। 1 यूनिट बनाओ 100 रुपया लगा तो 2 यूनिट पे 200 लगेंगे, 3 पे 300 लगेंगे, 4 पे 400 लगेंगे। ये है इसका ग्राफ। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगा इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये आपके कॉस्ट बढ़ती जाती है। ये है ग्राफ। ये ग्राफ भी आपने क्यूएम में देखा हुआ ना। ये है कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। 1 यूनिट, पहले यूनिट में कितना लगा 100, दूसरे में कितना लगा, तीसरे में, तो कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है। ये कॉस्ट पर यूनिट का बिहेवियर है। ठीक है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर है। ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का बिहेवियर है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। रियल लाइफ में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बदल भी सकती है। क्यों बदलेगी भला? इन्फ्लेशन की वजह से या डिस्काउंट की वजह से। आप ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हो, आपका सप्लायर डिस्काउंट भी तो देते हैं ना आपको। बदल सकती है, लेकिन हम फिलहाल उस चक्कर में नहीं पड़ते। हमने कहा जी भी सिंपल है, हम बाद में बातें करेंगे आगे चल के, लेकिन फिलहाल हमने कहा जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नॉर्मली कांस्टेंट रहती है, उसका बिहेवियर ये है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर ये है। अच्छा, ये तो थे 2 कॉस्ट की क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर जो आपने पढ़ी थी क्यूएम में। अब यहाँ पे हमारे पास इसके अलावा 2 और क्लासिफिकेशन है। थोड़ा बिजनेस को हमने ज़्यादा बेहतर डिस्कस करना है, तो हमें ज़रा कॉस्ट की मज़ीद डिटेल में जाना है।
तो देयर आर टू मोर क्लासिफिकेशन। एक है जी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसको सेमी फिक्स कॉस्ट भी कहा जाता है। सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों खसूसियात होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू थिंक ऑफ एनी कॉस्ट अराउंड यू? एक ऐसा कॉस्ट जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों है, जिसका कुछ हिस्सा का ताल्लुक एक्टिविटी से नहीं है और कुछ हिस्से का ताल्लुक एक्टिविटी से है। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसमें जो गवर्नमेंट के जो अपने चार्जेस है वो फिक्स रहते हैं और जो वेरिएबल है वो हमारे यूनिट के साथ है। बिल्कुल ठीक है, बड़ी परफेक्ट एग्जांपल है बिजली का बिल। उसमें कुछ चीजें फिक्स होती हैं, मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि घर में बिजली इस्तेमाल ना करो और बिल ना आए, बिल फिर भी आएगा। मतलब कुछ बिजली के बिल का ऐसा हिस्सा है जिसका ताल्लुक बिजली के इस्तेमाल से नहीं है। हम बिजली जीरो भी इस्तेमाल करेंगे, बिल आएगा। आप बिजली जीरो भी इस्तेमाल करो, ये एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी आपने बिजली जीरो इस्तेमाल की, फिर भी बिल आएगा। हाँ, जैसे जैसे बिजली ज्यादा इस्तेमाल करते जाओगे बिल बढ़ता जाएगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये ग्राफ है सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स कॉस्ट का। बिजनेसेस में ऐसी कॉस्ट भी होती है, जैसे बिजली का बिल हमने मिसाल ले ली। मैं एक और ग्राफ बनाता हूँ, ये भी सेमी वेरिएबल का ग्राफ है। ये इसकी जरा मिसाल मुझे बताओ, इसकी मिसाल क्या बनती है? ये भी सेमी वेरिएबल का ग्राफ है। आपकी लाइफ में हमारी लाइफ में ऐसा कौन सा एक्सपेंस है जो ये बिहेवियर शो करता है? अब देखो ना, इसमें क्या है, एक्टिविटी बढ़ी है, कॉस्ट नहीं बढ़ी, मतलब फिक्स है। लेकिन फिक्स हर वक्त नहीं है, इसके बाद एक्टिविटी बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी। मतलब इस कॉस्ट में दोनों बिहेवियर है, फिक्स भी है, वेरिएबल भी है। सैलरी हो सकती है किसी की फिक्स विद कमीशन, सैलरी हो सकती है किसी वर्कर की फिक्स्ड विद कमीशन, बिल्कुल ठीक है। आपकी सैलरी है कि भाई आप अगर महीने के अप टू 500 यूनिट बेचो तो 10,000 महीना फिक्स है। अप टू 5,000 यूनिट बेचने पे 10,000 महीना फिक्स है, लेकिन 500 से ऊपर जितने यूनिट बेचोगे 10 रुपए पर यूनिट कमीशन है। बड़ी परफेक्ट एग्जांपल है भाई, 500 यूनिट तक सैलरी फिक्स है, लेकिन उसके बाद जितने यूनिट बेचोगे 10 रुपए पर यूनिट एक्स्ट्रा बोनस मिलना शुरू हो गया, तो कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई। फिक्स सैलरी, सेल्समैन की सैलरी अक्सर ऐसे होती है। एक और मिसाल मैं देता हूं अपनी पर्सनल लाइफ से। पोस्ट पेड मोबाइल बिल, एज अ स्टूडेंट आप अक्सर प्रीपेड यूज कर रहे होते हो। पोस्ट पेड मोबाइल बिल में एक फीचर होता है लाइन रेंट का, उसमें एक फिक्स रेंट आप पे करते हो। जैसे मेरा मोबाइल में याद नहीं कितना है, 500-700 रुपये, 700 रुपये पर मंथ से मैंने एक कंपनी को देना ही देना है। मैं इस्तेमाल करूं या ना करूं, 700 रुपये मैं देता हूं, लेकिन उस 700 में 10 GB इंटरनेट फ्री है, या मुझे उस 700 में 500 मिनट फ्री है। मैं 10 GB इंटरनेट यूज करूं, 500 मिनट यूज करूं, कोई बिल नहीं बढ़ेगा, 700 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही मिनट्स बढ़ेंगे या डाटा बढ़ेगा, बिल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जस्ट एन एग्जांपल, ये भी सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स कॉस्ट की मिसाल है जी। एनी क्वेश्चन जी? सेमी वेरिएबल एंड सेमी फिक्स कॉस्ट ये भी बिजनेसेस में एग्जिस्ट करती हैं। डिफरेंट तरह की जो कॉस्ट हैं बिजनेसेस में, हम उनको समझ रहे हैं, ठीक है। और बाय द वे, ये कॉस्ट पर यूनिट का बिहेवियर है, सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर, ये काफी हद तक मिलता जुलता है ग्राफ इससे, ये फिक्स कॉस्ट के ग्राफ से, विद वन डिफरेंस। क्या फर्क है? फर्क तलाश करो, क्या फर्क है? एक लाइन नजर आ रही है, फिक्स कॉस्ट में ऐसी लाइन नहीं थी, यहाँ पे ये लाइन है। कोई बता सकता है ये लाइन क्या बता रही है? इससे कम कि कॉस्ट इससे नीचे नहीं जाएगी। जैसे और ये कॉस्ट, ये क्या है? ये है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बिजली का बिल है 500 रुपये प्लस 2 रुपये पर यूनिट, ये मेरा बिजली का बिल है। अब मैं
जितने मर्जी यूनिट इस्तेमाल कर लूँ, क्या मेरी कॉस्ट 2 रुपये पर यूनिट से नीचे जाएगी? 2 रुपये पर यूनिट तो नहीं, मुझे पे करना ही करना है। इस 500 ने तकसीम होता जाना है। मैंने 100 यूनिट इस्तेमाल किए तो ये 5 पे तकसीम होगी। 1000 यूनिट इस्तेमाल किए ये 0.5 आ गया। मैंने 2000 यूनिट इस्तेमाल किए ये 0.25 आ गया। मैंने 4000 यूनिट इस्तेमाल किए 0.125 आ गया। ऐसे ही है। मैंने 10,000 यूनिट इस्तेमाल किए तो 0.02 आ गया। इसमें तो कोई फर्क ना पड़ा, ये तो वही की वही है। मतलब यहाँ से मैं शुरू, मैंने अगर देखो ना, मैंने अगर बिजली 1 यूनिट इस्तेमाल की, तो मेरी कॉस्ट है 502 पर यूनिट। एग्रीड? मैंने बिजली 2 यूनिट इस्तेमाल की, मेरी कॉस्ट है 502/2। कितनी बनी? 251। मैंने बिजली 10 यूनिट इस्तेमाल की, मेरी कॉस्ट है 502/10, 50.2। मैंने बिजली सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ ना, ये बढ़ेगा, ये 504 हो जाएगा, ये 520 हो जाएगा, तो ये बन गया जी 52। मैंने बिजली 1000 यूनिट इस्तेमाल की तो मेरा बिल कितना आएगा? 2500। ऐसा ही है। 1000 यूनिट इस्तेमाल की, 2000 जमा 500, 2500 बिल हो गया। कॉस्ट पर यूनिट इज 2.5। मैंने बिजली 10,000 यूनिट इस्तेमाल की, मेरा बिल कितना आएगा? 10,000 इंटू 2 20,000, 20,500 बटा 10,000। कॉस्ट पर यूनिट क्या है? 2.5। जितनी मर्जी यूनिट बढ़ा लो, इसने 2 से नीचे नहीं जाना। ठीक है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट कभी भी पर यूनिट कॉस्ट वेरिएबल कंपोनेंट से नीचे नहीं जाएगी। आप 1 लाख यूनिट भी इस्तेमाल कर लोगे ना, इसने 2 से नीचे नहीं जाना। तो इसलिए यहाँ पे एक लिमिट आ गई कि भाई ये नीचे आएगी, इससे नीचे जाएगी। फिक्स कॉस्ट में ऐसी कोई लिमिट नहीं थी, वो नीचे आते आते 0 के करीब जा सकती है। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा, ये आज के लिए इतना ही। बाकी अभी हमारी बाय बिहेवियर डिस्कशन जारी है। मजीद जो आगे बात है उसको कल करेंगे और डिस्कशन को इंशाअल्लाह मजीद आगे लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।